नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 29 मई 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हमें 3 इश्यूज डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशंस के बारे में बात करेंगे। दूसरे नंबर पर हम इंडिया का एक्सपोर्ट जो श्रिंक हुआ है इस महामारी की वजह से, इस इशू को हम डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में इंडिया नेपाल रिलेशंस। हालांकि देखो, पिछले हफ्ते हमने डिटेल से इंडिया नेपाल बाउंड्री डिस्प्यूट की बात की थी, लेकिन इंडिया नेपाल रिलेशंस से संबंधित और इस डिस्प्यूट से संबंधित कुछ अलग पॉइंट्स हैं, उनको हम इस आर्टिकल से एक्सट्रैक्ट करके डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया और चाइना बॉर्डर टेंशंस के बारे में है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से इवन जीएस पेपर 2 से भी आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। अभी देखो, इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर जो टेंशंस हैं, इस विवाद की शुरुआत कहाँ से होती है। देखो, इंडिया चाइना जो बॉर्डर है, इसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो: वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर में जो एलएसी है, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यहाँ पर गलवान वैली के पास आप ये मैप देखिए। अभी फिलहाल ये एरिया चाइना के पास है। 1962 के वार के बाद से ही इस एरिया पर चाइना का कब्जा है और ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इस साइड इंडिया की फोर्सेस हैं, ये एरिया अभी फिलहाल इंडिया के पास है और ये चाइना के पास है। यहाँ पर एक गलवान वैली है। गलवान वैली में बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक रोड की कंस्ट्रक्शन चल रही थी, डरबुक श्योक रोड। डरबुक श्योक डीबीओ रोड, डीबीओ का मतलब है दौलत बेग ओल्दी रोड। लेकिन रोड को कंस्ट्रक्ट करने से संबंधित जो एक्टिविटीज़ हैं, उनको चाइना की ट्रूप्स के द्वारा रोकने की कोशिश की गई, तो विवाद पैदा हो गया। इसके बाद पिछले 1 हफ्ते में 4 बार इंडिया और चाइना के सैनिक आमने सामने आ चुके हैं। आमने सामने आने का मतलब धक्का मुक्की होना, आरोप प्रत्यारोप। इंडिया के सैनिक उन्हें बोलते हैं कि भाई आप हमारे एरिया में क्यों आए हो, चले जाइए वापस अपने एरिया में। वो बोलेंगे ये एरिया हमारा है, आप वापस चले जाइए। इस प्रकार से स्टैंड ऑफ 4 बार क्रिएट हो चुका है पिछले 1 हफ्ते में। टेंशंस देखो हैं, रियल हैं, क्योंकि अभी इस एरिया में ब्रिगेड साइज की फोर्स आमने सामने है। एक ब्रिगेड साइज की फोर्स में ऑलमोस्ट 5000 सैनिक होते हैं। मतलब 5000 सैनिक ऑलमोस्ट इंडिया के और 5000 सैनिक ऑलमोस्ट चाइना के आमने सामने हैं इस गलवान वैली में। इससे पहले डोकलाम विवाद के समय ऐसा हुआ था कि ब्रिगेड साइज की फोर्स दोनों देशों की आमने सामने थी, और उससे पहले 1986-87 में ऐसा हुआ था। देखो, चाइना क्या करता है, चाइना इस्लामी टैक्टिक्स को फॉलो करता है, ना सिर्फ साउथ चाइना सी में बल्कि बाकी नेबर्स के साथ भी जिसके साथ चाइना का बॉर्डर विवाद है। इस्लामी टैक्टिक्स में क्या होता है, मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूँ। मान लीजिए ये इंडिया और चाइना बॉर्डर है, ये चाइना है और ये इंडिया है। चाइना का क्लेम ये है कि ये एरिया अभी फ़िलहाल इंडिया के पास है, लेकिन ये एरिया हमारे पास होना चाहिए। मतलब चाइना क्लेम करता है इस एरिया पर और ये एरिया अभी इंडिया के पास है। तो चाइना क्या करेगा, बजाय इसके कि एक ही बार में इस पूरे एरिया पर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया जाए, चाइना स्लाइस की अप्रोच फॉलो करेगा। थोड़े थोड़े एरिया पर चाइना की जो फोर्स हैं वो आगे आती जाएंगी, थोड़े थोड़े एरिया पर। अब देखो, बिल्कुल थोड़ा सा जब चाइना की फोर्स आगे आएगी तो इंडिया की फोर्सेस के लिए ये इतना कंसर्निंग इश्यू नहीं होगा। इंडिया की फोर्सेस को लगेगा कि फेंसिंग तो है नहीं बॉर्डर पे, तो हो सकता है कि बॉर्डर को लेके परसेप्शन अलग अलग है। लेकिन ये चाइना की फोर्सेस क्या करती हैं, थोड़ा सा आगे आती हैं, कोई बॉर्डर पोस्ट इस्टेब्लिश कर देती हैं, अपना कुछ टेंट वगैरह लगा देती हैं, फिर थोड़ा सा आगे आती हैं, टेंट लगा देती हैं। इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा स्लाइस करके एरिया पर ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। समझ गए? बजाय इसके कि एक ही बार में एरिया पर कंट्रोल किया जाए, पूरे एरिया को स्लाइस में बांटा जाए और बिल्कुल थोड़े थोड़े एरिया पर कब्जा करके आगे बढ़ता जाए, बढ़ते जाएं। इसका देखो सबूत भी है। राइटर कहते हैं 1950s के बाद से ही चाइना के जो फोर्सेस हैं वो इंडियन एरियाज पर आगे आती गई और इसके बाद 1962 में वार हुआ इंडिया और चाइना के बीच। उसके बाद 2002 में एक्सपर्ट ग्रुप्स की मीटिंग के दौरान
चाइना के द्वारा जो मैप एक्सचेंज किया गया वो देखो 1962 के बाद से ही जो ग्राउंड पोजीशन है उससे अलग था। इसके बाद 2007 में लद्दाख में, सिक्किम में और दूसरे प्लेसेस पर इंडिया चाइना बॉर्डर को लेकर चाइना की परसेप्शन फिर से चेंज मिली। ये धीरे धीरे अपनी परसेप्शन को चेंज करते जाते हैं। मान लीजिए 1950 में ये परसेप्शन थी इंडिया चाइना बॉर्डर की, तो कुछ साल बाद ऐसी होगी चाइना की तरफ से, कुछ साल बाद फिर ऐसी होगी। मतलब इस प्रकार से ये वेस्टर्न डायरेक्शन में मूव करते जाते हैं। 2017 में भी इंडिया चाइना भूटान जो ट्राई जंक्शन है यहाँ पर बाउंड्री को चाइना चेंज करना चाहता था, तभी डोकलाम विवाद पैदा हुआ। देखो 2006 से पहले तक चाइना की जो फोर्सेस थी वो LAC से दूर दूर तक थी, यानी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके पास चाइना की फोर्सेस तैनात नहीं होती थी। कुछ किलोमीटर दूर तक उनकी फोर्सेस तैनात होती थी। बस कुछ ही प्लेसेस ऐसे होते थे जहां पे इंडिया और चाइना की फोर्सेस आमने सामने होती थी। लेकिन आज सिचुएशन ये है, चाइना ने बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है इंडिया चाइना बॉर्डर पर अपनी साइड, और काफ़ी लोकेशंस ऐसी हैं जो जहां पर चाइना की जो ट्रूप्स हैं अब वो आगे आ चुकी हैं। इसके बाद राइटर एक डिफरेंट एस्पेक्ट की बात करते हैं। राइटर कहते हैं टेंशंस तो देखो हैं फिलहाल बॉर्डर पर, लेकिन अगर हम पैटर्न देखें तो पिछले कुछ सालों में बायलैटरल मिलिट्री रिलेशंस इंप्रूव हुए हैं दोनों देशों के बीच। एनुअल लेवल पे डिफेंस डायलॉग होता है, दोनों फोर्सेस की जॉइंट ट्रेनिंग भी होती है। पेट्रोलिंग को लेके अगर कोई विवाद पैदा होता है तो उसे भी एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल्स की सहायता से सुलझा लिया जाता है लोकल कमांडर लेवल पर। 1993 का एक एग्रीमेंट है बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट में ये डिसाइड हुआ था कि दोनों देश अपनी ट्रूप्स की संख्या को कम करेंगे बॉर्डर पर, और अगर कोई देश बॉर्डर पर अपने ट्रूप्स की संख्या को इंक्रीज करता है तो उसका म्यूचुअल अप्रेजल किया जाएगा और जो भी कंसर्न्स हैं उन्हें एड्रेस किया जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन ये उठता है, अगर इतने सारे प्रोविजंस हैं, मैकेनिज्म्स हैं, तो फिर फिलहाल ये विवाद पैदा ही क्यों हुआ? इसका आंसर देखो ये है, चाइना इंडिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना चाहता है, क्योंकि अभी फिलहाल जिस रोड को लेके चाइना के कंसर्न्स हैं ये रोड काफ़ी सालों से बन रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये रोड पिछले 1 साल से बन रही है या फिर पिछले 1 महीने से बन रही है। काफ़ी समय से इस रोड पर काम चल रहा था, लेकिन अब एकदम से चाइना ने इस रोड पर ऑब्जेक्शंस रेज किए। तो मतलब चाइना की रणनीति इंडिया पर प्रेशर क्रिएट करने की है। एक क्वेश्चन ये भी आपके माइंड में आया होगा कि जब लोकल लेवल पे मैकेनिज्म है कि कमांडर्स के बीच बातचीत हो और विवाद को सुलझा लिया जाए, तो फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या कमांडर्स ने बात नहीं की आपस में? देखो, जब चाइना की रणनीति इंडिया पर प्रेशर क्रिएट करने की होती है ना, तो चाइना की साइड के जो कमांडर्स हैं वो फ़ोन उठाते ही नहीं हैं। जैसे इंडिया के कमांडर ने बात करने की कोशिश की होगी चाइना के कमांडर से ताकि विवाद को लोकल लेवल पे सुलझा लिया जाए, बट हो सकता है कि चाइना के कमांडर ने फ़ोन नहीं उठाया होगा। ऐसा 2013 में भी हुआ था। 2013 में डेप्सांग में विवाद पैदा हुआ था, और इवन 2014 में चाइना के राष्ट्रपति शी चिनफिंग जब भारत की यात्रा पर आए थे उस समय चुमार में विवाद पैदा हुआ था। तब भी इंडिया की फोर्सेस का ये कंसर्न था कि हमारे कमांडर ने चाइना के कमांडर से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। हालांकि उस समय कुछ एक्सपर्ट्स ने बोल दिया था कि शी चिनफिंग नए राष्ट्रपति बने हैं, हो सकता है इनका पूरा कंट्रोल ना हो चाइना की आर्मी पर फिलहाल। लेकिन देखो, आज ये तर्क नहीं दिया जा सकता। शी चिनफिंग बहुत पावरफुल हैं और उनका पूरा कंट्रोल है चाइना की आर्मी के ऊपर। लास्ट में आर्टिकल के द्वारा कहा जाता है, देखो पूरी संभावना है लद्दाख में जो विवाद पैदा हुआ है इसे भी पीसफुली सुलझा लिया जाएगा। वैसे भी 1967 के बाद से ही इंडिया और चाइना बॉर्डर पर गोली नहीं चली है, ये अच्छी बात है, और चाइना को इस विवाद से कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर चाइना इंडिया को बहुत ज़्यादा पुश करता है तो इससे इंडिया USA के और ज़्यादा करीब जाएगा, जो कि चाइना नहीं चाहता है। इसलिए यही पॉसिबिलिटी है कि चाइना के जो राष्ट्रपति हैं वो वुहान स्पिरिट को फॉलो करेंगे और जल्द ही इस विवाद को पीसफुली सुलझा लिया जाएगा।
लेकिन एक नुकसान ये होगा, मिसट्रस्ट जो है यानी अविश्वास जो है इंडिया और चाइना की फोर्सेस के बीच, वो और ज़्यादा बढ़ेगा। तो इस वजह से इंडिया चाइना बॉर्डर पर दोनों तरफ से फोर्सेस का जो डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ सकता है। मतलब पहले कम फोर्सेस तैनात होती थी, अब चूंकि मिसट्रस्ट बढ़ेगा ज़्यादा फोर्सेस तैनात होगी। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंडिया और चाइना बॉर्डर टेंशंस के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल एक्सपोर्ट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, फिलहाल की सिचुएशन में इंडिया का गुड्स का जो एक्सपोर्ट है वो कोलैप्स कर गया है। अप्रैल के महीने में पहले के अपेक्षाकृत 60% कम एक्सपोर्ट हुआ। हालांकि देखो, इंपोर्ट भी ऑलमोस्ट इतने ही परसेंट कम हुआ और मई में भी हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहने वाले हैं। WTO की एक्सपेक्टेशन ये है कि 2020 में इंटरनेशनल ट्रेड जो है 13% से लेकर 32% तक कम होगा। देखो, एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर मतलब वो सेक्टर जहाँ पे बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिलती हैं, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल, गारमेंट, इनका भी जो एक्सपोर्ट है जनवरी से लेके मार्च के बीच श्रिंक हुआ 16%, लेकिन अप्रैल में इन सेक्टर्स का जो एक्सपोर्ट है वो एकदम से 91% तक कम हो गया। हमारा देश वो 30 प्रोडक्ट जो हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं उनमें से देखो 2 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, फार्मास्यूटिकल्स एंड आयरन ओर। अप्रैल में इन 2 प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट पहले के अपेक्षाकृत ज़्यादा हुआ। अदरवाइज 30 में से बाकी बचे हुए जो 28 प्रोडक्ट्स हैं उनका एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा कम हो गया। वैसे देखो, इंडिया बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और काफ़ी सारा क्रूड ऑयल रिफाइन करके रिफाइनरीज के माध्यम से हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी करते हैं। इसमें इजाफा हुआ, बट बात वही कि पेट्रोलियम के दाम इतने ज़्यादा कम हो चुके हैं कि वॉल्यूम्स अगर ज़्यादा बढ़ेगी तो भी वैल्यू तो नहीं बढ़ेगी ना, क्योंकि रेट कम हो गया है। तो ये हमने कुछ डेटा की बात की। अब बात करते हैं रीजन्स की। देखो, लॉकडाउन की वजह से विभिन्न देशों में डिमांड जो है वो कम हो गई है, ये सबसे बड़ा रीज़न है। दूसरा रीज़न, कोविड-19 की महामारी की वजह से जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं वो भी प्रभावित हुए हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन्स प्रभावित होने का मतलब देखो ये है, जैसे मान लीजिए इंडिया कोई चीज़ एज ए रॉ मटेरियल पहले इंपोर्ट करता था चाइना से, उसमें वैल्यू एडिशन करता, वैल्यू प्रोसेसिंग करता और प्रोडक्ट बनने के बाद उस प्रोडक्ट को इंडिया एक्सपोर्ट करता दूसरे देशों में। लेकिन महामारी की वजह से इंडिया रॉ मटेरियल को इंपोर्ट नहीं कर पाया चाइना से और नतीजा ये निकला उनकी वैल्यू एडिशन नहीं हो सकी और उन प्रोडक्ट्स को फर्दर दूसरे देशों में एक्सपोर्ट नहीं कर पाया। ये सिर्फ एक एग्जांपल है कैसे सप्लाई चेन्स के प्रभावित होने की वजह से असर पड़ता है ट्रेड पर। नेक्स्ट रीजन, देखो, जब से ये कोविड-19 की महामारी आई है विभिन्न देशों का फोकस ये है कि हम दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड ना हों एसेंशियल कमोडिटीज़ की सप्लाई के लिए। खास करके इंडिया में भी देखो आत्मनिर्भर अभियान चला ताकि फ्यूचर में किसी देश के ऊपर हमें डिपेंड ना होना पड़े एसेंशियल कमोडिटीज़ की सप्लाई के लिए। इसी प्रकार के सेंटिमेंट्स विभिन्न देशों में इमर्ज होके आ रही हैं, फॉर एग्जांपल वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी। तो जब देखो ऐसा होगा, सभी देश इंपोर्ट करना बंद करेंगे तो इंडिया का एक्सपोर्ट भी तो कम होगा ना। विभिन्न देशों की जो कंपनीज हैं वो इंडिया से इंपोर्ट करना कम करेंगी इस सेल्फ रिलायंस कैंपेन की वजह से। और लास्ट रीज़न ये है, महामारी से पहले भी जो इंडिया का एक्सपोर्ट था वो देखो कम ही हो रहा था, मतलब ट्रेंड जो था वो कम होने का था महामारी से पहले भी इंडिया के एक्सपोर्ट का। अब देखो बात करते हैं सरकार ने क्या स्टेप्स लिए हैं एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए। सबसे पहला स्टेप, सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से संबंधित काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लिए हैं। अभी जो 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया गया, इस दौरान एमएसएमईज को राहत पहुंचाने की कोशिश की गई है। 3 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है एमएसएमईज को। 22 मई को आरबीआई ने यह कहा हम 15,000 करोड़ की लिक्विडिटी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे एक्जिम बैंक को। एक्जिम बैंक मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। नेक्स्ट स्टेप, 6 महीनों का एक्सटेंशन दिया गया है इंपोर्टर्स को अपनी आउटवर्ड रेमिटेंसेस पूरा करने के लिए। आउटवर्ड रेमिटेंस का क्या मतलब है,
जैसे देखो, वेस्ट एशिया में भारतीय मूल के जो लोग काम करते हैं वो अपने घर पैसा वापस भेजते हैं, तो इसे कहा जाता है रेमिटेंस। उसी प्रकार से इंडिया से अगर कोई पर्सन फॉरेन एंटिटी को फॉरेन करेंसी में फंड ट्रांसफ़र करता है तो इसे कहा जाता है आउटवर्ड रेमिटेंस। फॉर एग्जांपल, इंपोर्टर कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं फॉरेन एंटिटी से, तो पैसा देना पड़ेगा फॉरेन करेंसी में, तो ये आउटवर्ड रेमिटेंस है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपोर्टर्स के लिए जो क्रेडिट पीरियड है इसे भी 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। अब देखो, लास्ट में कंक्लूजन में ये कहा जाता है, ये जो एक्सपोर्टर्स को 3 महीने का क्रेडिट एक्सटेंशन दिया गया है, इसकी अनाउंसमेंट तो पहले ही आरबीआई के द्वारा की जा चुकी थी 23 मार्च को, लेकिन वित्त मंत्री ने इस अनाउंसमेंट को फिर से दोहरा दिया। मतलब 2 महीने पहले जो अनाउंसमेंट हुई थी उसे ही रीपैकेज कर दिया गया। आर्टिकल का व्यू है, असल में एक्सपोर्टर्स को राहत पहुंचाने के लिए कुछ खास है नहीं इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में। देखो, विभिन्न देश कोशिश कर रहे हैं एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए, इसीलिए विभिन्न देशों ने अपनी इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए रिवाइवल पैकेज की अनाउंसमेंट की है। तो इंडिया को भी एक्सपोर्टर्स को राहत पहुंचाने के लिए अच्छा खासा पैकेज अनाउंस करना चाहिए था, लेकिन ऐसा करने से सरकार चूक गई। वैसे सरकार चाहती है कि चाइना से जो लोग परेशान हैं, चाइना से जो कंपनीज परेशान हैं, वो अपना बेस शिफ्ट करेंगी, वो किसी और देश में अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करेंगी। लेकिन देखो, ये इतना जल्दी नहीं होने वाला है और इंडिया के सामने काफ़ी सारे विकल्प होंगे इन कंपनीज के लिए अगर वो चाइना से रिलोकेट भी करती हैं। फॉर एग्जांपल, इंडोनेशिया, वियतनाम, बांग्लादेश, ये सारे देश इंडिया के कॉम्पिटिटर्स हैं, तो इंडिया को यहाँ पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए रिफॉर्म्स की जो सरकार ने शुरुआत की है, ये शुरुआत रुकनी नहीं चाहिए, आगे भी रिफॉर्म्स की श्रृंखला जो है वो जारी रहनी चाहिए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया और नेपाल रिलेशंस के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, 1816 की जो सुगोली ट्रीटी साइन हुई थी ब्रिटिश एम्पायर और नेपाल के बीच, उस समय ये डिसाइड हुआ था कि काली रिवर के वेस्ट में जो इलाका है वो इंडियन टेरिटरी होगा और काली रिवर के ईस्ट में जो इलाका है वो नेपाली किंगडम की टेरिटरी होगी। लेकिन विवाद क्यों उत्पन्न होता है? विवाद देखो इस बात पर है कि ये जो काली रिवर है आखिरकार ओरिजिनेट कहाँ से होती है। नेपाल का ये मानना है काली रिवर ओरिजिनेट होती है लिम्पिया धुरे से। आप ये मैप देखिए, नेपाल के अनुसार यहाँ से काली रिवर ओरिजिनेट होती है, जबकि इंडिया का ये मानना है कि काली रिवर जो है वो काला पानी से ओरिजिनेट होती है यहाँ से। तो इस एरिया पर विवाद हो जाता है इसी वजह से। 1996 में जब ट्रीटी ऑफ महाकाली साइन हुई थी, देखो ये रिवर सेम है, कहीं कंफ्यूज मत होइएगा। काली रिवर, महाकाली रिवर, शारदा रिवर सभी एक ही नाम है। डाउन स्ट्रीम में महाकाली या फिर शारदा कह दिया जाता है और अप स्ट्रीम में काली रिवर। तो देखो 1996 में जब ट्रीटी ऑफ महाकाली साइन हुई थी पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ हाइडल प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करने के लिए, तो उस समय ये काली रिवर के ओरिजिन का इशू इमर्ज होकर आया था। 1997 में ये इशू नेपाल की तरफ से सबसे पहली बार रेज किया गया। उसके बाद मैटर रेफर किया गया जॉइंट टेक्निकल लेवल बाउंड्री कमेटी को। इस कमेटी ने जो सेटअप की गई थी 1981 में, इस इशू को री आइडेंटिफाई किया और इंडिया और नेपाल बॉर्डर पर जो पिलर्स ख़त्म हो चुके थे या फिर डैमेज हो चुके थे उन्हें फिर से इरेक्ट किया गया ताकि इंडिया नेपाल बॉर्डर पर बाउंड्री को लेकर कोई विवाद पैदा ना हो। इस कमेटी ने देखो अच्छा काम किया। 98% जो बाउंड्री है वो सेटल डाउन हो चुकी है। सिर्फ 2 जगहों पर छोटे से अनरिजोल्व इश्यूज हैं, एक कालापानी एरिया में और दूसरा सुस्ता एरिया में। इसके बाद पिछले साल अगस्त में जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया जब स्पेशल स्टेटस रिवोक किया गया, तो नवंबर में सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इंडिया का नया पॉलिटिकल मैप जारी किया गया। ये 8वां एडिशन था। यहाँ पर देखो ये 8वां एडिशन था। इसमें काली रिवर का नाम लिखा हुआ था काली, लेकिन एक हफ्ते बाद ही 9वां एडिशन जारी किया गया सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इंडिया के पॉलिटिकल मैप का, लेकिन काली जो नाम था ये रिमूव कर दिया गया।
इसके बाद नेपाल ने अपने कंसर्न्स रेज किए और ऑफर किया इंडिया को कि एक स्पेशल एनवॉय हम भेजते हैं, इस इशू पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन उस समय क्या था, पिछले साल हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी का कार्यकाल था वो ख़त्म हो रहा था और नेपाल में हमारे जो एम्बेसडर हैं उनका कार्यकाल भी ख़त्म होने को आया था। तो इंडिया ने उस समय ये इशू इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। लेकिन अब एकदम से जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने लिपू लेक जाने के लिए रोड का जो इनाग्रेशन किया, हालांकि देखो ये रोड पहले भी इस्तेमाल किया जाता था हमारे देश के उन तीर्थयात्रियों के द्वारा जो कैलाश पर्वत की यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन अब रोड को मोटरेबल बना दिया गया है, मतलब वहाँ पर वाहन चल सकते हैं। पहले कच्चा रोड था। तो नेपाल की तरफ से कंसर्न्स रेज किए गए और जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक्चुअल में इशू ये है, यहाँ पर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। नेपाल के प्रधानमंत्री KPS ओली, वो देखो पिछले 2 साल से नेपाल के प्रधानमंत्री हैं और नेपाल के संविधान में प्रोविजन ये है कि कोई भी नया प्रधानमंत्री होगा तो प्रधानमंत्री बनने के बाद 2 साल तक उस प्रधानमंत्री के खिलाफ नो वोट कॉन्फिडेंस नहीं पास किया जा सकेगा। तो 2 साल तक तो उनकी पोजीशन स्टेबल रही। अब 2 साल पूरे हो चुके हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी जिससे ये संबंध रखते हैं, पार्टी के अंदर भी पार्टी के बाहर भी बहुत सारी आवाज़ें उठ रही हैं कि KPS ओली को प्रधानमंत्री पद से हटाया जाए, इन्होंने अच्छा काम नहीं किया है। तो इसीलिए इन्होंने एकदम से इस इशू को हवा दे दी। इन्होंने नेशनलिज्म का दाव खेल दिया। जैसे देखो पाकिस्तान में कुछ लोग ये मानते हैं नेशनलिज्म का मतलब इंडिया के खिलाफ नफरत। हालांकि देखो इंडिया में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान को गाली देते हैं और बोलते हैं हम नेशनलिस्ट हैं। उसी प्रकार से नेपाल में भी कुछ लोग ये मानते हैं नेशनलिज्म मतलब एंटी इंडिया हेट्रेड। तो KPS ओली ने इस इशू पर अब इंडिया के अगेंस्ट आवाज़ उठाई ताकि पब्लिक ओपिनियन को अपने पक्ष में किया जा सके और ऐसा ही हुआ। एकदम से नेपाल में पब्लिक ओपिनियन मोबिलाइज हो गई इस इशू पर, एंटी इंडिया हेट्रेड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया और नेपाल के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर KPS ओली को एक पॉलिटिकल रिवाइवल मिल गया। ये मेन रीज़न है जिसकी वजह से ये विवाद बढ़ गया। इसके बाद क्या हुआ, नेपाल ने अपना एक नया मैप जारी किया। हालांकि देखो वो मैप अभी नेपाल की पार्लियामेंट के द्वारा पास नहीं किया गया है, बट जो मैप नेपाल के द्वारा जारी किया गया उसके अनुसार 370 किलोमीटर स्क्वायर की एक ऐसी टेरिटरी जिसे 335 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी जिसे नेपाल ने कभी अपनी टेरिटरी नहीं कहा पिछले 170 सालों में, लेकिन नया जो मैप जारी किया गया नेपाल ने उस टेरिटरी को भी अपनी टेरिटरी बता दिया। तो इससे तो देखो जैसा हमने इंडिया और चाइना रिलेशंस में डिस्कस किया था, अविश्वास यानी मिसट्रस्ट जो है दोनों देशों के बीच और ज़्यादा बढ़ेगा। राइटर के द्वारा कहा जाता है देखो इंडिया और नेपाल के बीच ये जो इश्यूज़ हैं ये रिटोरिक से या फिर यूनिलेटरल मैप मेकिंग एक्सरसाइज से सोल्व नहीं हो सकते। अगर आपको इन इश्यूज़ को सोल्व करना है तो क्रिएटिव सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने की आवश्यकता है और वो सॉल्यूशंस दोनों को एक्सेप्टेबल होने चाहिए। पिछले 6 सालों में अगर हम इंडिया की नेपाल पॉलिसी के बारे में बात करें, जैसे ही देखो मोदी प्रधानमंत्री बने, इन्होंने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को अनाउंस किया। 2014 में नेपाल की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री मोदी और वो विजिट काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही, लेकिन 2015 में रिलेशंस एकदम से ख़राब हो गए क्योंकि नेपाल ने कॉन्स्टिट्यूशन अपना बनाया जिसको लेके इंडिया के कंसर्न्स थे और एक अनऑफिशियल ब्लॉकेड लगा इंडिया नेपाल बॉर्डर पर। नेपाल में एसेंशियल कमोडिटीज़ की सप्लाई कम हो गई, इससे इंडिया के खिलाफ नफरत और ज़्यादा बढ़ गई नेपाल में। जैसा हमने पहले डिस्कस किया, नेपाली नेशनलिज्म और एंटी इंडियनिज्म दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये विचार और ज़्यादा रीइंफोर्स हो गया 2015 के अनऑफिशियल ब्लॉकेड के बाद। नेपाल में बहुत से एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि चाइना कार्ड ने नेपाल को बहुत ज़्यादा लिवरेज दी है इंडिया के साथ रिलेशंस टैकल करने में। चाइना कार्ड मतलब देखो हमारे जो पड़ोसी देश हैं ना छोटे छोटे, जैसे श्रीलंका, नेपाल, ये एक प्रकार से इनडायरेक्टली इंडिया को ब्लैकमेल करते हैं कि आप हमारे साथ रिलेशंस अच्छे दीजिए, हमें फ़ायदा पहुंचाइए,
अदरवाइज हम चाइना के पाले में चले जाएंगे। तो ये जो चाइना कार्ड है ना, ये प्ले किया जाता है नेपाल के द्वारा, श्रीलंका के द्वारा, मालदीव के द्वारा, बांग्लादेश के द्वारा। डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस कार्ड का इन देशों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। चाइना की बात करें, पहले तो देखो नेपाल में चाइना के कंसर्न सिर्फ तिब्बतियन रिफ्यूजी कम्युनिटी को लेकर थे, क्योंकि पहले तिब्बत में सेपरेटिज्म की और ऑटोनॉमी की जो मांग है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज चाइना को लगता है कि साउथ एशिया में अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज करने के लिए नेपाल एक इम्पोर्टेंट कंट्री है। इसी वजह से चाइना ने अपनी जो स्ट्रेटजी है वो चेंज की है। चाइना ने नेपाल की अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अपने रिलेशंस मजबूत किए हैं। इसके अलावा अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, फॉर एग्जांपल आर्मी, आर्म्ड फोर्सेस, इनके साथ भी चाइना ने अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करने की कोशिश की है। इस वजह से चाइना का जो दबदबा है नेपाल में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। जबकि इंडिया इस फ्रंट पर फेल होता दिखाई दे रहा है। इंडिया ने नेपाल में पॉलिटिकल नैरेटिव को चेंज करने की सीरियस कोशिश नहीं की है। इंडिया को लगता है पॉलिटिक्स चलती रहती है, पॉलिटिक्स चले, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो चुपचाप डिप्लोमेसी है, इसके माध्यम से इश्यूज़ को सोल्व किया जा सकता है। लेकिन ये सोच देखो सही साबित नहीं हुई, क्योंकि नेपाल के बहुत सारे लीडर्स एंटी इंडिया स्टैंड लेते रहे और आज ये जो ट्रेंड है काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। शुरुआत में ही इंडिया को कोशिश करनी चाहिए थी कि नेपाल के पॉलिटिकल लीडर्स एंटी इंडिया स्टैंड ना लें। अब तो देखो ये हो चुका है। नेपाल की जो हिस्ट्री की बुक्स हैं उनमें भी इंडिया के खिलाफ नफरत देखने को मिलती है। लेकिन पहला ऐसा नहीं था। इंडिया हमेशा से बात करता आया है कि नेपाल के साथ हमारी स्पेशल रिलेशनशिप है, हम कल्चर को शेयर करते हैं, लैंग्वेज, रिलीजन, इन सब को शेयर करते हैं। 1950 में एक इंडिया और नेपाल पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी जो साइन हुई थी, ये देखो ट्रीटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेपाल के लोग ये बोलते हैं बहुत सारे कि ये ट्रीटी अनइक्वल रिलेशनशिप को बताता है इंडिया और नेपाल के बीच। इसी ट्रीटी में प्रोविजन है कि इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है वो ओपन रहेगा। नेपाल और इंडिया के लोग एक दूसरे के देश में आ जा सकेंगे, उन्हें वीज़ा लेने की आवश्यकता नहीं होगी। और उस समय देखो नेपाल ने ही फोकस किया था कि इस प्रकार की ट्रीटी साइन होनी चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर और नेपाल के बीच जो स्पेशल रिलेशनशिप थी उस रिलेशनशिप को बरकरार रखा जाए। लेकिन देखो आज के समय में नेपाल के बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स इस ट्रीटी के खिलाफ बोलते हैं। इवन इस ट्रीटी को नेपाल की तरफ से तो नेपाल के प्रधानमंत्री ने साइन किया था, हमारी तरफ से हमारे एम्बेसडर ने साइन किया था। तो इस चीज़ को लेकर भी बहुत से एक्सपर्ट क्वेश्चन रेज करते हैं कि ये अनइक्वल रिलेशनशिप है। भारत के प्रधानमंत्री ने नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ इस ट्रीटी को क्यों नहीं साइन किया? इंडिया नेपाल को बराबर का दर्जा नहीं देता है, ऐसा वहाँ के बहुत से एक्सपर्ट्स बोलते हैं। देखो इंडिया ने काफ़ी बार बोला है कि आप इस ट्रीटी को ख़त्म करना चाहते हैं तो कर दीजिए, लेकिन ख़ास बात यह है कि पॉलिटिकल लीडर सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए इस ट्रीटी का इस्तेमाल करते हैं, इस ट्रीटी के अगेंस्ट बोलते हैं। वास्तव में इस ट्रीटी से नेपाल को बहुत फ़ायदा हुआ है। नेपाल के बहुत से लोग इंडिया में काम करते हैं, वो रेमिटेंस भेजते हैं वापस नेपाल में। तो एक्चुअल में नेपाल वास्तव में इस ट्रीटी को चेंज नहीं करना चाहता। नेपाल को पता है इस ट्रीटी से उनको फ़ायदा हुआ है, लेकिन वही बात पॉलिटिक्स है, तो बोलेंगे इस ट्रीटी के खिलाफ लेकिन चेंज नहीं करेंगे। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंडिया और नेपाल रिलेशंस के बारे में। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।